फिल्म की शुरुआत तब होती है जब हम एक डरे हुए लड़के को भारी बर्फबारी में किसी से बचने के लिए भागते हुए देखते हैं, जिसके चेहरे पर एक अजीबोगरीब निशान है। कुछ देर बाद लड़का फिसलन भरी सतह पर गिर जाता है और उसके ऊपर बर्फ गिरने लगती है। कुछ दिनों पश्चात लड़के के परेशान माता पिता से उसके लापता होने के बारे में पूछताछ की जाती है। रुको जरा, सब्र करो। ये मामला शहर में काफी चर्चित हो गया, जबकि माँ बताती हैं कि वह हमेशा की तरह खेलने के लिए बाहर गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। इसके बाद हम न्यूज का एक वीडियो देखते हैं जिसमें बताया गया है कि पास के पहाड़ों में बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। उनमें से ज्यादातर लोग हाल के वर्षों में गायब हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि वहाँ 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। पुलिस के काफी प्रयासों के बावजूद भी उनका पता नहीं चल पाया है। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट समय में आती है, जहां हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप को मौज मस्ती के लिए पहाड़ों पर जाते हुए देखते हैं। इस ग्रुप में 2 कपल और मॉर्टन नाम का एक सिंगल लड़का शामिल है। वह इतना सिंगल है कि अपने हाथ को ही अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? थोड़ी देर बाद वे अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो शहर से बहुत दूर है। इसके बाद ग्रुप बिना समय बर्बाद किए एक बड़े पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। उन्होंने यह शांत जगह इसलिए चुनी क्योंकि वे हजारों लोगों के बीच लाइन में खड़े होकर स्कीइंग नहीं करना चाहते थे। चोटी पर पहुंचने के बाद वे वहां का अनोखा सीन देखकर चकित रह जाते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे सभी पहाड़ से नीचे स्कीइंग करने लगते हैं। पहले कुछ मिनटों में वे अपना इम्प्रेसिव प्रदर्शन करते हुए बहुत अच्छा समय बिताते हैं। हालांकि जल्द ही एक आपदा आ जाती है। मॉर्टन अपना संतुलन खो देता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। दूसरे लोग यह देखने के लिए दौड़ते हैं कि क्या वह ठीक है और उन्हें पता चलता है कि उसका एक पैर टूट गया है। खून बहना रोकने के लिए दोस्तों ने जल्दी से हड्डी के चारों ओर एक कपड़ा बांध दिया है और यांकी ने भी हड्डी को वापस अपनी जगह पर ला देती है। इससे फिलहाल खतरा टल जाएगा, लेकिन मॉर्टन को अभी भी प्राथमिक उपचार की जरूरत है। दुर्भाग्य से खराब मौसम और ऊंचाई के कारण मोबाइल फोन का सिग्नल काम नहीं कर रहा है। यांकी को लगता है कि शहर वापस आने और मदद के लिए फोन करने में काफी समय लगेगा, इसलिए वे इधर उधर देखने लगते हैं जब तक कि उन्हें दूर एक इमारत दिखाई नहीं देती। इस समय मॉर्टन चलने में पूरी तरह असमर्थ है, इसलिए ग्रुप उसके लिए एक स्लेज तैयार करता है और उसे रेस्ट हाउस तक ले जाता है। उस जगह पहुंचने पर उन्हें पता चला कि इमारत उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ी है। एरिक मेन गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह बंद है। ये मानते हुए कि इमारत खाली है, वह खिड़की से चढ़कर शीशा तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। फिर वह मेन गेट खोलता है और आखिरकार सभी को अंदर जाने देता है। यह जगह किसी होटल जैसी लगती है क्योंकि वहाँ कई चाबियां लटकी हुई हैं। हालांकि यह पूरी तरह से खराब और गंदी है, मानो इसे बहुत समय से खाली रखा गया हो। बिजली भी बंद है, इसलिए ग्रुप मॉर्टन की देखभाल खुद करने का फैसला करता है। यांकी अपने दोस्तों से आग जलाने और कुछ पेय पदार्थ लाने को कहती है क्योंकि वह मॉर्टन के पैर को एक स्प्लिंट की मदद से सीधा करने की योजना बना रही है। इमारत की तलाशी लेने के बाद मिकल को शराब की कई बोतलें मिल जाती हैं, जबकि यांकी को कुछ चिपकने वाला गोंद मिल जाता है। सौभाग्य से इंगेन के बैग में कुछ दर्द कम करने वाली पैरासिटामोल दवाइयां हैं, जिससे वे मॉर्टन के घावों के टांके लगाना शुरू कर सकें। इसके बाद यांकी ध्यान से उसके घाव से पट्टियां हटाती है, उसे साफ करती है और किनारों पर गोंद लगाती है। अब जब मॉर्टन खतरे से बाहर है तो ग्रुप रात वहीं बिताने का फैसला करता है और अगली सुबह जल्दी निकलने का प्लान बनाता है। इसके बाद एरिक, मिकल और इंगेन उस जगह का पता लगाने का फैसला करते हैं, जबकि यांकी मॉर्टन के साथ रहती है। तीनों अंधेरे गलियारे से नीचे चलते हैं और दोनों तरफ कई रूम्स देखते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि आपातकालीन कुल्हाड़ी अपनी जगह से चोरी हो गई है, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके तुरंत बाद वे तहखाने की तलाशी लेते हैं जो जनरेटर रूम निकलता है। एरिक बिजली चालू करने की उम्मीद में कंट्रोल्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। बाहर जब मॉर्टन और यांकी बातचीत कर रहे थे तभी मेन गेट अचानक खुल जाता है। यांकी जल्दी से देखने जाती है लेकिन उसे बाहर कोई नहीं मिलता। इस बीच एरिक सफलतापूर्वक जनरेटर चालू कर देता है, जिससे पूरी जगह रोशन हो जाती है और म्यूजिक बजने लगता है। फिर एरिक खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल जाता है, जबकि इंगेन और मिकल जलने की गंध वाली जगह पर कुछ मौज मस्ती करने का फैसला करते हैं। आगे की तलाशी लेने पर वे एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जिसमें पहले भी आग लग चुकी है। अंदर सब कुछ जलकर राख हो गया है, जिसमें बिस्तर और फर्नीचर भी शामिल है। बाद में पूरा ग्रुप अपना ध्यान भटकाने के लिए लिविंग रूम में इकट्ठा होता है। वे म्यूजिक बजाते हैं, शराब पीते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। इस समय यहाँ की होटल रजिस्टर की जांच कर रही है, जिसमें कई मेहमानों की एंट्रियां में है। उसी समय यांकी को मेहमान द्वारा लिखा गया एक अजीब नोट मिलता है, जिसमें लिखा है, हमें पता है कि आपको आपका लड़का जरूर मिल जाएगा। ये डायरी में लिखा गया आखिरी नोट है, जो लगभग 30 साल पहले 1975 में लिखा गया था। ग्रुप सोचता है कि क्या कोई गायब हो गया है और यांकी को एक परिवार की तस्वीर भी मिलती है जिसमें माता पिता अपने बेटे के साथ हैं और यह वही लड़का है जिसे हमने शुरुआती सीन में देखा था। पार्टी खत्म होने के बाद मिकल और इंगेन कुछ पल अकेले बिताने के लिए एक रूम में जाते हैं।
वे कुछ मौज मस्ती करने के लिए बेताब हैं। यांकी और एरिक एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन मॉर्टन का हालचाल जानने के लिए उसके पास ही रुकने का फैसला करते हैं। इस बीच मिकल इंगेन की पैंट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए रोक देती है कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। इससे हताश लड़का भड़क जाता है, इसलिए वह क्लोज सेशन छोड़ देता है और दावा करता है कि वह अब तक उसके साथ खेल रही थी। इंगेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह सचमुच में उससे प्यार करती है और पहले उसे बेहतर तरीके से जानना चाहती है, लेकिन वह गुस्से में वहां से चला जाता है और नीचे आ जाता है, जहां वह अपने दुखों को दूर करने के लिए शराब पीने लगता है। अब जब वह अकेली है, इंगेन नहाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह नल खोलती है तो कोई उसके पीछे से गुजरता है और वह यह सोचकर बाहर देखने जाती है कि यह उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वह अपने दोस्तों के पास लौटने के लिए अपना सामान इकट्ठा करती है। जैसे ही ऐसा होता है, एक रहस्यमयी आकृति उसे पीछे से टक्कर मारती है। बेचारी लड़की पूरी ताकत से चिल्लाती है, लेकिन नीचे मौजूद लोग तेज म्यूजिक की वजह से उसकी आवाज नहीं सुन पाते। खून बह रहा है तथा इंगेन गलियारे से नीचे की ओर भागती है। वह लगभग लिविंग रूम तक पहुंच जाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड शांति से शराब पी रहा है। दुर्भाग्य से उसी समय हत्यारा वहां जाता है और उसे घसीट कर ले जाता है। उस रात कोई भी दोस्त ये देखने नहीं जाता कि वह ठीक है या नहीं। मिकल का मानना है कि वह उसके द्वारा पहले कही गई बातों से नाराज है, इसलिए वह उसे कुछ जगह देने का फैसला करता है। हालांकि सुबह मिकल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह नाश्ता लेकर उसके कमरे तक जाता है। मिकल दरवाजा खटखटाता है और अपने पिछले शब्दों के लिए माफी मांगता है, लेकिन जब वह कोई जवाब नहीं देती तो वह नाश्ता जमीन पर छोड़ देता है और चला जाता है। नीचे एरिक मदद की तलाश में बाहर जाने के लिए रेडी है। जाने से पहले वह यांकी के साथ एक रोमांटिक बातचीत करता है। सबको अलविदा कहने के बाद एरिक घर से निकल जाता है। मौसम अभी भी खराब है, लेकिन वह अपने दोस्तों के लिए मदद ढूंढने के लिए मजबूत है। फिर वह भयंकर बर्फीले तूफान के बीच अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन जैसे ही एरिक थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे बर्फ में खून के निशान दिखाई देते हैं। घबराहट में वह रास्ते पर चलता है और पाता है कि इंगेन का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा है। जैसे ही एरिक उसे होश में लाने की कोशिश करता है, वही हत्यारा अचानक वापस प्रकट होता है और उस पर हमला कर देता है। इस बीच घर के अंदर बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, इसलिए दोनों तहखाने की ओर बढ़ते हैं। जब मॉर्टन थोड़ी देर बाद उठता है तो उसे अपने आसपास कोई नहीं मिलता। वह उन्हें पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इससे उसे थोड़ी चिंता होती है, इसलिए वह किसी तरह सोफे से उठता है और उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। तहखाने में मिकल और यांकी जनरेटर को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करते समय वे गलती से एक गुप्त दरवाजे पर ठोकर खाते हैं जो एक बीम से बंद है। वह उसे खोलते हैं और अंदर जाते हैं, जहां उन्हें कई चीजें मिलती हैं। उन्हें लगता है कि ये चीजें होटल मालिकों की हैं। जैसे ही वे अंधेरे रूम में और गहराई से खोजबीन करते हैं, उन्हें एक और रूम मिलता है जिसमें हाल ही में कोई व्यक्ति रहता है। उन्हें अखबारों की कटिंग भी मिलती है। ज्यादातर कटिंग पहले सीन में जख्मी चेहरे वाले लड़के के बारे में है और टाइटल है त्रासदी फिर से आ गई। एक अन्य पेज का टाइटल है दुष्ट होटल और उन्हें पता चलता है कि जिस होटल में वे ठहरे हैं वह असल में 3 दशक पहले ही खाली हो चुका है। उन्हें आश्चर्य होता है कि मालिकों के पास टोपी और धूप के चश्मे जैसी नई चीजें कैसे हैं। दोनों को गहने और कार की चाबियां जैसी चीजें भी मिलती हैं। चूंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे निजी चीजें नहीं छोड़ेगा, इसलिए मिकल और यांकी को आखिरकार एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत ही वे इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन पहले यांकी इंगेन से निजी तौर पर बात करना चाहती है। हालांकि जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, फर्श पर फैला खून देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। इस बीच मॉर्टन रसोई में जाता है, जहां उसे बीन्स का एक जार मिलता है और वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। जब मिकल ऊपर आता है तो वह अपने दोस्त की चीख सुनकर चौंक जाता है और रसोई की ओर दौड़ता है, लेकिन दरवाजे से बहता खून देखकर मिकल और भी डर जाता है। वह धीरे से अंदर जाता है और मॉर्टन को फर्श पर लापरवाही से पड़ा हुआ पाता है। ऐसा लगता है कि वह बीन्स का डिब्बा खोलने की कोशिश में गिर गया था। तभी यांकी चिंतित भाव के साथ आती है और बस कहती है इंगेन। फिर यांकी उन्हें उस कमरे में ले जाती है जहां मिकल को खून से सने फर्श पर अपनी गर्लफ्रेंड का हार मिलता है, जिससे वह पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे ही तीनों बाहर निकल रहे होते हैं, उन्हें अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। इससे ग्रुप जल्दी से एक रूम में घुस जाता है। इस समय यांकी मॉर्टन को स्थिति समझाती है और सुझाव देती है कि वे उसके बॉयफ्रेंड की मदद के लिए आने का इंतजार करें, लेकिन मिकल को यह विचार बुरा लगता है। उसे यकीन है कि वे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेंगे। हर गुजरते मिनट के साथ मिकल और ज्यादा घबराता जाता है और जब वह इसे और बर्दाश्त नहीं करना चाहता तो वह बाहर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने का फैसला करता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिकल अपना मन बना चुका है। फिर वह धीरे धीरे रूम से बाहर निकलता है और नीचे चला जाता है। उसके दिल में यह उम्मीद है कि वह अभी भी जिंदा हो। नीचे पहुंचकर वह एक
धारदार हथियार उठाता है और इंगेन की तलाश में हर रूम की जांच शुरू कर देता है। तलाशी के दौरान वह बहुत शोर मचाता है। एक समय अचानक उस पर विशाल हत्यारे का हमला होता है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलने में सफल हो जाता है। मिकल सामने के दरवाजे से बाहर भागता है, लेकिन उसे पता है कि वह ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। जब हत्यारा दरवाजे तक पहुंचता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। आखिरकार मिकल छत पर छिपा हुआ है और धैर्यपूर्वक उस दरिंदे के जाने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद वह अपने दोस्तों के पास वापस जाता है और बताता है कि उसने अभी अभी एक विशालकाय आदमी को एक बड़ी कुल्हाड़ी के साथ देखा है। वार बंद होने के बाद मिकाल यांकी से आग्रह करता है कि जब तक उनके पास मौका है वह उसके साथ चले। उसका मानना है कि मॉर्टन सिर्फ एक बोझ है और उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन यांकी समझाती है कि कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। मिकल जवाब में कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है तथा खिड़की से बाहर निकलकर पास के शेड की ओर दौड़ता है, इस उम्मीद में कि वहाँ कुछ जरूरी सामान मिल जाएगा। लेकिन उसकी किस्मत तब खराब हो जाती है जब वह एक भालू के ट्रैप में फंस जाता है और उसकी चीख की आवाज सुनकर उसके दोस्त सतर्क हो जाते हैं। ट्रैप से खुद को मुक्त करने के बाद मिकल जल्दी से शेड में घुस जाता है और उस दरिंदे को अपनी ओर आते देखता है। वह छिपने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से हत्यारा उसे ढूंढ लेता है। फिर उसके दोस्तों के सामने ही मिकल की गर्दन कुचल दी जाती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब जब यांकी और मॉर्टन को पता चल गया कि हत्यारा कितना खतरनाक है, तो वे भागने का फैसला करते हैं। वह उसे कमरे से बाहर निकलने में मदद करती है और वे कुछ समय के लिए एक स्टोर रूम में छिप जाते हैं। लेकिन उस समय आसान निशाना होने के कारण यांकी कुछ उपयोगी चीज ढूंढने का फैसला करती है। अनिच्छा से वह अपने घायल दोस्त को रूम में छोड़ देती है और जल्द ही वापस आने का वादा करती है। अगले सीन में यांकी उसी शेड में जाती है जहाँ मिकल की पहले हत्या हुई थी। थोड़ी देर खोजने के बाद वह एक बड़ी स्लेज ढूंढ लेती है, लेकिन वह इतनी भारी होती है कि उसे ले जाना मुश्किल होता है। उसी समय अचानक किसी चीज की ओर जाता है, एक बंदूक जो शायद उस पहाड़ी आदमी की है। यांकी को एहसास होता है कि यह काम करती है और उसे एक गोली मिल जाती है और इससे उसे होटल लौटने का आत्मविश्वास मिला। मॉर्टन से दोबारा मिलने के बाद वह उसे पहाड़ी आदमी को गोली मारने की अपनी योजना बताती है। वह जानती है कि उसे सिर्फ एक ही गोली मिलेगी और यह उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर दोनों तहखाने की ओर जाते हैं, जहाँ यांकी को लगता है कि हत्यारा अभी मौजूद है। वह मॉर्टन को अंधेरे में छिपा देती है और अकेले गुप्त रूम में जाने से पहले जनरेटर बंद कर देती है। जैसे ही वह थोड़ा और अंदर जाती है, अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वह घबरा जाती है। पता चलता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड एरिक है, जो अभी भी जिंदा है। यांकी उसे देखकर खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह चल नहीं सकता, तो वह पहले खतरे से निपटने का फैसला करती है। इसके तुरंत बाद उन्हें हत्यारे के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह जल्द ही हाथ में टॉर्च लिए प्रकट होता है और यांकी उसे गोली मारने की तैयारी करती है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, वह चतुराई से लाइटें बुझा देता है, जिससे पूरी जगह अंधेरे में डूब जाती है। मॉर्टन प्रकट होता है और यांकी से कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जीवित है। कुछ ही देर बाद हत्यारा फिर से प्रकट होता है और यांकी अपनी एकमात्र गोली चलाती है, लेकिन गोली तब नाकाम हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वह एरिक को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वह दरिंदा एरिक को भी मार गिराता है, जिससे मरने वालों की संख्या 3 हो जाती है। अब जब वे फंस गए हैं, मॉर्टन बहादुरी से यांकी से बंदूक लेता है और उसे भागने का निर्देश देता है। वह हत्यारे को जितना हो सके रोकने की कोशिश करेगा और यांकी अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़कर रूम से बाहर भाग जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद हत्यारा मॉर्टन पर हमला शुरू कर देता है और उसे तुरंत मार देता है। यांकी फिर बाहर भागती है और अपना स्की गियर पहनती है। वह अंधेरे में बर्फ की मोटी परत से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरिंदा जल्द ही उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अपने मृत दोस्तों के अवशेषों के साथ एक स्लेज पर पाती है। हत्यारा उन्हें फेंकने के लिए घसीटकर एक जगह ले जा रहा है और उसे ध्यान नहीं आता कि यांकी अभी भी जीवित है। इसके तुरंत बाद वह उन्हें एक गहरे गड्ढे में ले जाता है और एक एक करके लाशें उसमें डालना शुरू कर देता है। जब उसका ध्यान भटकता है, यांकी उसकी एक दोस्त की जेब में से एक रेजर ब्लेड ढूंढ लेती है। जब हत्यारा उसके पास आता है तो वह उसके सीने में छुरा घोंप देती है और अपनी कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन हत्यारा तुरंत ही उसकी कोशिश को नाकाम कर देता है। संघर्ष के बीच में वह गड्ढे के किनारे तक पहुंच जाती है और ऐसा लगता है कि वह उसमें गिरने ही वाली है, लेकिन तभी यांकी आवेग में आकर उस आदमी का चश्मा उसके चेहरे से हटा देती है, जिससे वह अस्थायी रूप से अंधा हो जाता है और हमें उसके चेहरे की भी एक झलक मिलती है। इस मौके का फायदा उठाकर यांकी अपनी कुल्हाड़ी पकड़ लेती है और उसके सीने में वार कर देती है। इससे वह दरिंदा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बर्फ में गिरते समय उसे अपने बचपन के वो पल याद आते हैं जब बर्फ में उसका पीछा किया जाता था। एक चौंकाने वाले मोड़ में यह पता चलता है कि उसका पीछा करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि उसके अपने माता पिता थे। शायद यही वजह है
कि वह इतना निर्दयी राक्षस बन गया। अब उसका शरीर उन 4 युवकों के साथ पड़ा है जिनकी उसने बेदर्दी से हत्या कर दी थी। और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।